बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रखली। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 12 है मेडिकल फ़िज़िक्स का, जिसमें आज हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्ज़ॉर्प्शन के मुतालिक बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर्स से जो है गैमा रेज़ की मुख्तलिफ़ इंटरेक्शन मैकेनिज़म्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पेयर प्रोटेक्शन की बात की और फिर हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट अंडरस्टैंड किया, हमने फ़ोटो न्यूक्लियर रिएक्शन या जिसको हम फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं उसके ऊपर बात की। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। दिस इज येट अनदर पॉसिबल इंटरेक्शन मैकेनिज्म ऑफ गैमा रेज। सो इन सारी मैकेनिज़म्स को अंडरस्टैंड करने के पीछे जो है हमारा जो इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, एक्स-रेज या न्यूट्रॉन्स ये जो है किस तरह इंटरेक्ट करती हैं किसी मीडियम के अंदर, उस मीडियम के पार्टिकल्स के साथ, कैसे ये ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि जी इनकी एनर्जी कितनी है, ये क्या क्या कर सकते हैं। ये जानने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन रेडिएशंस को मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ इज़ ऑफ आवर इंटरेस्ट। इसमें रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करके, रेडिएशंस की मैकेनिज़म्स को अंडरस्टैंड करके, उनकी एटेन्यूएशन को अंडरस्टैंड करके हम ये कर सकते हैं कि जी हमें पता चल जाता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा जो है एक अच्छा आयनाइजिंग, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन इसकी होती है और ये लेस पेनिट्रेटिंग है। तो अकॉर्डिंगली हम दो तरह से रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ा है या बीटा है या गैमा है या जो भी रेडिएशंस है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे और अवेलेबिलिटी पे। एक तो हम उन रेडिएशंस का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अनवांटेड टिश्यूज़ को वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और वो हम आगे जो है रेडिएशन थेरेपी जब पढ़ेंगे उसमें हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, हम इन्हीं रेडिएशंस को जैसे गैमा रेज मुख्तलिफ़ केसेस में या एक्स रेज को मुख्तलिफ़ फॉल्ट्स ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अल्फ़ा के मुताबिक भी बात कर चुके हैं, गैमा के बीटा के मुताबिक भी बात कर चुके हैं। अब गैमा का ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम गैमा रेज की इंटरेक्शन का आखिरी जो मैकेनिज़्म है वो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, उस पर बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जी जितनी भी हमने इंटरेक्शन मैकेनिज़म्स गैमा की पढ़ी हैं उनका कंबाइन इफ़ेक्ट वो देखेंगे कि जी अब हम ये जान चुके हैं कि जी गैमा रेज प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं एटसेट्रा। तो उन सब का कंबाइन इफ़ेक्ट कैसे हम एसेस कर सकते हैं और उसके लिए क्या हम किसका ज़्यादा उसमें अमल दखल होगा, कौन सा ज़्यादा प्रॉबेबल है, कौन सा कम प्रॉबेबल है। सबकी अपनी अपनी एक अटेन्यूएशन की कोफिशिएंट है, सबकी अपनी अपनी एक एब्जॉर्प्शन की कोफिशिएंट्स है और हम उनका कंबाइन इफ़ेक्ट देखने के लिए टोटल अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के मुतालिक बात करेंगे। उसका कोई फार्मूला देखेंगे कि जी अब फॉर एग्जांपल गैमा रेज आ रही है तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि जी ये क्या करेंगी, ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट काज करेगी, ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट काज करेगी या ये पेयर प्रोटेक्शन करेगी। तो हर एक का अपना एक अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, तो उनको यूज़ करके हम टोटल अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के मुतालिक बात करेंगे। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले मैं थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको बैकग्राउंड बताऊं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फोटो के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की एमिशन है। फोटो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती हैं। इस इफ़ेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। हिस्टोरिकली इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चूँकि हमारा पर्सपेक्टिव मेडिकल फिजिक्स का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं
1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया था कि when the light of certain frequency is incident or fall on a metal surface, electrons are ejected from the surface. अब उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन वो इफ़ेक्ट इस तरह था कि उसने देखा कि जब लाइट किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट, मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी मेटल सरफेस से फॉल करती है, यानी व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी, में सर्टन फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, ख़ास फ्रीक्वेंसी की, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ज़ाहिर है उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्ज़र्व किया था। वो तो बाद में पता चला कि जी जो है करंट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वगैरह, लेकिन उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखा, ऑब्ज़र्व किया, लेकिन उस वक्त की फ़िज़िक्स इस बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही कि क्यों इसमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है लाइट। ठीक है, ये बात तो मानने की है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और आने वाली जो फोटॉन्स हैं या जो लाइट उस मेटल सरफेस पे पड़ी है उसके पास उतनी एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेंगे। लेकिन मसला ये था कि ये इफ़ेक्ट जो है, ये जो इफ़ेक्ट था ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट था, यानी इसमें एक सर्टन फ्रीक्वेंसी चाहिए थी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उस सर्टन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड दैट सर्टन फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट्स अ थ्रेशहोल्ड रिएक्शन, यानी उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद ये ऑब्टेनेबल है, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, उस फ्रीक्वेंसी से कम लाइट के ज़रिए इसको नहीं देखा जा सकता। एक तो ये मसला था। अब क्लासिकली ऐसा मतलब कोई सेंस इसके लिए नहीं बन रही थी, बिकॉज क्लासिकली लाइट को एक वेव के तौर पे माना जा रहा था, और जब हम वेव की बात करते हैं तो बहुत सारी वेव्स इकट्ठी हों, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो फिर उसकी एनर्जी भी हम एज्यूम करते हैं कि ज़्यादा होती है, और वो होती भी है। तो अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है और आपके पास बहुत सारी जो है लाइट है, लाइक इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो उसको चाहिए था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये हर फ्रीक्वेंसी की लाइट पे नहीं होता, चाहे इंटेंसिटी आप इसकी जितनी भी ज़्यादा करें। हाँ, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी आ जाती है और फिर उसके बाद से इफ़ेक्ट देखा जा सकता है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बाद में आइंस्टाइन ने 1905 में किसने, आइंस्टाइन ने, उन्होंने एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट using his photon theory। उन्होंने अपनी फोटॉन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पेश की, इस इफ़ेक्ट को। और फोटॉन थ्योरी क्या है? उन्होंने कहा कि जी जैसा कि मैक्स प्लांक ने कहा है, आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक की आइडिया को इन्फोर्स किया, उसने कहा इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि जी मैक्स प्लांक के मुताबिक एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, तो अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो जो क्वांटम
या जो पैकेट ऑफ एनर्जी उसने मैक्स प्लांक ने सजेस्ट किया है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ फोटॉन। एंड उन्होंने फिर इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी, मैं उसका थोड़ा सा आपको जी। तो उन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि जी जो फोटॉन आता है, लाइट जो आती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, और ये जो फोटॉन है उसकी इनिशियल कोई एनर्जी है, दैट इज़ एच एफ इज़ प्रेडिक्टेड बाय मैक्स प्लांक के एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जी ये फोटॉन होता है, और वो फोटॉन आकर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर लेता है। बट यहाँ पर उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसने प्रिंसिपल यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फोटॉन की एनर्जी है ई, वो दो तरह से यूज़ हो जाती है। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर मेटल के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, सो ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। हमने काउंटन इफेक्ट में ये कहा था कि जी वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो काउंटन स्कैटरिंग का सबब बनता है। यहाँ पर मैं बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो फोटॉन आया, इसने उस बाउंड इलेक्ट्रॉन को आज़ाद किया, यानी एनर्जी, कुछ एनर्जी यूज़ हुई, और उस को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो उन्होंने कहा कि जी वर्क फंक्शन के तौर पर उस फोटॉन की कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है फाई, और जो बच जाती है वो वाली एनर्जी, अगर तो ये जो एफ है इस एफ नॉट से ज़्यादा होगा, यानी उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, अगर इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। अब अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी के अंदर तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एच एफ। एच इज़ प्लांक कांस्टेंट, दैट इज़ कांस्टेंट, ये दोनों में होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तो फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से आने वाले फोटॉन की, अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो फिर ये होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से बच जाती है, जो कुछ एनर्जी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करने में खर्च हो गई है, जो बच गई है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। So that ejected electron must be having some kinetic energy. So that kinetic energy of electron is actually E minus phi. E is HF and phi is HF naught. So if you see यहाँ पर kinetic energy of ejected electron जो है that is H times F minus F naught. So that is proportional to delta F. जितना मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहा था। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है। मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी लिख लेता तो उसमें फिर ये बात आ जाती कि जी अगर तो फ्रीक्वेंसी कम है, फिर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होती, फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। सो आने वाला फोटॉन कुछ एनर्जी खर्च करके बाकी जो है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देगा। अब जितनी ज़्यादा बचेगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर किसी मटेरियल से, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे ज़्यादा बचेगी अगर इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। और अगर उससे ज़्यादा एनर्जी से फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी मेटल से, यानी उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो फिर सेम फोटॉन उससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कम एनर्जी बचेगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो इन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी लाइन है।
तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी जब तक हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाते। ये वो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड, जिसके बाद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी इससे पहले जो है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसके बाद होगी, थ्रेशोल्ड के बाद। और इसको अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करें, यानी वाई इंटरसेप्ट चेक करें, एक्स इंटरसेप्ट तो हमने देख लिया कि जी थ्रेशोल्ड है। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे ये वर्क फंक्शन है, ये नेगेटिव में है, ज़ाहिर है ये ज़ीरो है। तो नेगेटिव एनर्जी, जब भी आपके पास एनर्जीज में नेगेटिव आता है तो आप जानते हैं वो बाइंडिंग के लिए होती है। असल में इलेक्ट्रॉन किसी जो है वैली में पड़ा हुआ है, किसी घड़े में पड़ा हुआ है, किसी खड्डे में पड़ा हुआ है, तो उसको जब हम निकालेंगे तो जितनी नेगेटिव एनर्जी के साथ वो कैद है उतनी पॉजिटिव एनर्जी देके उसको आज़ाद किया जा सकता है। तो इस वजह से वर्क फंक्शन को मैंने ज़ीरो लाइन से नीचे ड्रा किया। सो वाई इंटरसेप्ट आपको वर्क फंक्शन देता है, एक्स इंटरसेप्ट पे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, और स्लोप जो है इस ग्राफ का वो कांस्टेंट रहता है। बिकॉज स्लोप अगर आप देखें ना, इट इज़ दिस पार्ट इज़ डेल्टा एफ एंड दिस पार्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन सी दैट द स्लोप इज़ एच and that is kinetic energy rise divided by run. The run is delta F. So you can see from here the slope is a constant, we call it Planck constant. So ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुतालिक कुछ था। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि अगर कोई गैमा रे किसी मीडियम के अंदर इंटर होता है तो बाकी सारी मैकेनिज़म्स के साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि वो उस मीडियम के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन का सबब बने, वो उसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हो। अब अगर उसकी फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होती है, सो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में जो है it is the interaction between gamma ray photon and tightly bound electron. It is not a free electron, remember. ये भी साथ में बता दूं कि whose binding energy is equal to or less than the energy of इंसिडेंट फोटॉन, जो भी गैमा रे फोटॉन था या जो भी था, लेकिन इस वक्त तो हम चूंकि गैमा रे की बात कर रहे हैं, सो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी से उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए, और ये तो हमने पहले भी बात की है। दूसरा, चूंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात की है, सो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन that is the work function या energy of incident photon minus the work function, ये उस emitted electron की एनर्जी है। PE यानी फोटो इलेक्ट्रॉन, अब मैंने लास्ट टाइम उसको K से रिप्रेजेंट किया था प्रीवियसली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये वो एनर्जी है जो उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास होगी अगर तो वो ये इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये उसको कहाँ से मिल जाती है? गैमा रे ये है, ये गैमा रे की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ गैमा फोटॉन, and this is work function, the energy
with which electron was bound, and this is the kinetic energy of photoelectron. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ इजेक्ट हो जाए तो मीडियम के अंदर ही होगा ना, वो गैमा आकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस मीडियम के अंदर है, तो वो इस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी यूज़ करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन uses its energy। अब ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम बीटा की इंटरेक्शन मैकेनिज्म्स डिस्कस कर रहे थे। सो बीटा इज़ एन इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी सूरत में अगर तो गैमा की हम बात करें तो गैमा की तो चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है, तो उधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आर्डर की एनर्जी हो और कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ये निकालता है तो ज़ाहिर है उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इवन ये बीटा पार्टिकल्स की तरह की इंटरेक्शंस कर सकेगा। सो उस एनर्जी का ये इस्तेमाल फिर कैसे करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन यूजेस इट्स एनर्जी इन आयनाइजेशन, वो फर्दर आयनाइजेशन करेगा, इसको हम इनडायरेक्ट आयनाइजेशन कहते हैं, और या तो वो उस मीडियम के अंदर जो है एक्साइटेशन काज कर सकते हैं जिसकी वजह से मज़ीद फोटान रिलीज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो आयनाइजेशन या एक्साइटेशन के ज़रिए से अपनी एनर्जी यूज़ करता है। सो एक बात ये भी याद रखें कि जी चूँकि इस इंटरेक्शन में बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है तो ये अमूमन लो एनर्जी फोटान्स जो है वो इस रिएक्शन फेवर करते हैं, लाइक फोटो एब्जॉर्प्शन या फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन आई शुड से, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ये अहम है, आपको पता हो, इज़ फेवर्ड बाय लो एनर्जी फोटॉन्स। सो अगर तो गैमा फोटान की एनर्जी बहुत कम होगी तब ये ज़्यादा प्रॉबेबली फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन काज हो सकती है। लेकिन उसमें अगर हम देखें ना, एक और चीज़ भी है, मीडियम को भी देखना है। सो लो एनर्जी फोटान एंड हाई एटॉमिक नंबर एब्ज़ॉर्बर का अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो हाई एटॉमिक नंबर ऑफ एब्ज़ॉर्बर जो है ये उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो दो बातें हो गई हैं, इंसिडेंट फोटान की एनर्जी कम होनी चाहिए बाकी की इंटरेक्शंस की निस्बत, जैसे गैमा के लिए तो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन होगी तो वो पेयर प्रोडक्शन करेगा, या फिर वो उसकी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है तो कॉम्पटन इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चूँकि वो सारे का सारा एब्जॉर्ब होगा, आपने पेयर प्रोडक्शन में तो ठीक है डिसअपियर हो जाता है फोटान, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने। कॉम्पटन इफेक्ट में अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन के हवाले कर देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखें ना, फोटान सारे का सारा चूँकि एब्जॉर्ब हो रहा है, अपनी सारी एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसको वो आज़ाद करके मज़ीद काइनेटिक एनर्जी से मूव भी कर लेता है। तो इसलिए ये लो एनर्जी गैमा रेज़ जो है ये इवन विजिबल लाइट से हो सकती है ना, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एब्जॉर्प्शन काज करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस मीडियम पे पड़े तो उसकी
उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इसका एटॉमिक एनर्जी के साथ, इसका एटॉमिक नंबर के साथ जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। सो अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सो द क्रॉस सेक्शन of photoelectric absorption, that is proportional to what? That is proportional to z raised to the power 4 and lambda raised to the power 3. सो यहाँ पर देखिए ना, वेवलेंथ के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट बनता है। अगर मैं एनर्जी के साथ यही रिलेशन देखूं तो वो यूँ होगा, और मैं ये लिख सकता हूँ z टाइम्स 4 एंड लैम्डा की जगह अगर मैं एनर्जी लिखूँ, मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जगह एनर्जी अगर लिखूँ तो एनर्जी की पावर -3 होगी, बिकॉज E इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज़ इनवर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर E-क्यूब लिखा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना, इसकी फोटो इलेक्ट्रिक का जो इंटरेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस द फोर्थ पावर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एक अच्छा एब्ज़ॉर्बर बनाने के लिए, शील्डिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कि जी हाई एटॉमिक नंबर का जो है वो यूज़ करें, हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल। सो दैट इज़ व्हाई लेड इज़ गुड shielding material. Because of its high atomic number. अच्छा, लेट से ज़्यादा भी एटॉमिक नंबर्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 82 है, Pb 82 इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन मसला ये है कि उससे ज़्यादा वाले फिर रेडियोएक्टिव होते हैं। सो शील्डिंग के लिए अमूमन हम लेड ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हम रेडियोएक्टिव सोर्सेज रखते हैं वो बॉक्स भी हम लेड का बना होता है, तो ये शील्डिंग के लिए बेटर है। और इसकी वजह इसका हाई एटॉमिक नंबर है, और इट इज़ द बाउंड्री ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। इसके बाद फिर मटेरियल रेडियोएक्टिव होते हैं, नेचुरली रेडिएशन काज कर सकते हैं। अब हम उन कंबाइन इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, बट आई हैव टू इरेज दिस। वेल, अब हम कंबाइन इफेक्ट की अगर बात करें, तो ये जो एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमें क्रॉस सेक्शन की प्रोबेबिलिटी देते हैं, यानी इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ का पता एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से चलता है। तो इस सूरत में अगर हम टोटल एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की बात करें, सो दैट इज़ सिंपली द सम ऑफ एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and then attenuation of Compton effect, and then the coefficient of pair protection. ये सब के हो सकते हैं, तो कॉम्पटन इफेक्ट का, पेयर प्रोटेक्शन का, और एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, हर एक का अपना एक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है। और now this equation gives the fraction of energy that is transferred to the medium by
फोटान ऑब्वियसली गेमा फोटान की मैं बात कर रहा हूँ, इज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक absorption, Compton effect, and pair production. इस इक्वेशन से हमें वो फ्रैक्शन एनर्जी का मिलता है जो इन तीन रिएक्शंस के नतीजे में मीडियम ने एब्ज़ॉर्ब की। ये मैं एब्ज़ॉर्ब एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यानी जो मीडियम को ट्रांसफर्ड हुई। अब जाहिर है इस पेयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो चूँकि सारी की सारी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, लेकिन जो काउंटर इफेक्ट है उसमें तो फोटान एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाता है। तो ये उस एनर्जी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जो इसने मीडियम को ट्रांसफ़र की। सिमिलरली पेयर प्रोडक्शन में ऑब्वियसली जब पेयर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज भी होती हैं, तो उसकी हमने बात यहाँ पे नहीं की। सो टोटल एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट या इसको हम ट्रू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ट्रू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये मैं इसको कह सकता हूँ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, या इसको हम एनर्जी एब्जॉर्प्शन के अलावा इसको ट्रू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। दैट इज देन द coefficient to photoelectric effect plus the energy absorbed by the medium because of Compton effect, ये उसका फ्रैक्शन है। और ये जो पेयर प्रोडक्शन का है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें वो एनर्जी शामिल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे ले लेते हैं। तो ये सिर्फ वो एनर्जी है जो मीडियम उससे एब्जॉर्ब कर लेती है। सो पेयर प्रोडक्शन के केस में ना हम फोटान की एनर्जी जो कि HF है, HF उस फोटान की एनर्जी, उससे वो थ्रेशोल्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पेयर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय HF। सो दैट दिस फार्मूला नाउ गिव्स द ट्रू और द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। मेडिकल फिजिक्स में अमूमन हमें ये चार्ट्स लैब्स में अवेलेबल होते हैं, तो अकॉर्डिंगली डोजीमेट्री में डोज प्रिपेयर करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, और अकॉर्डिंगली हम मुख्तलिफ न्यूक्लियर मेडिसिन्स में या मुख्तलिफ थेरेपीज़ वगैरह के लिए डोज तैयार करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रॉन्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दलो अल्लाह पामान।